बहू, ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे राघव ने त्योरियां चढ़ा करके पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? मनोरमा ने भी वैसे ही त्योरियों को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगी तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो ये तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर का पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वो शायद तुमको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा निर्विकार होकर बोली। लेकिन आप ऊपर का पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहुदीपा पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? ये घर मेरा है। क्या मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? जब कमासुत पूत होते हुए भी माँ बाप को हर चीज के लिए तरसना पड़े तो उससे ज्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना टिंडोला सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। व्यक्ति बेटे के होते ही फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। ये घर मेरे नाम है और मेरा जो जी चाहेगा इसके बारे में मैं वही करूंगी। मैं खुद फैसला करूंगी। देखें तो भला कौन मुझको रोकता है। इस फैसले से मनोरमा दृढ़ संकल्पित होकर बोली। बुढ़ापा खुद में ही एक बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश और मनोरमा बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन भावेश ने सिर्फ इतना कह दिया कि ये ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही दीपा तमक कर बोली, अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूं कि दिन भर रसोई में उनके लिए गरम रोटियां सेकने के लिए खड़ी रहूं। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दो तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिलाओ और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। भावेश और मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने इसी का तोड़ निकाल लिया, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया था। मम्मी, ये क्या हो गया है आपको? ये कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे से राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वो रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही छूट गया था। मनोरमा बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी राघव उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़रा आप ये तो सोचिए कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी राघव अपनी आवाज़ में नकली मासूमियत लाकर बोला, किसका घर? तुम लोगों को कोई घर नहीं है, ये मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी कहाँ चली गई? हाँ, लगता है कि घर छोड़ने के नाम ने सारी हेकड़ी गायब कर दी। मनोरमा आज कुछ भी सुनने को जैसे तैयार ही नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो दीपा घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमको तो बस 2-3 दिन में ये घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपनी फैसला सुना दिया। पापा,
आप कुछ क्यों नहीं कह रहे मम्मी से? चुपचाप बैठे उनकी जातियों को क्यों देख रहे हैं? वे दोनों वहीं चुपचाप बैठे भावेश के पास जाकर बोले, बेटा राघव, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे। जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तब मुझको भी चार बातें सुनाने से बाज नहीं आती, तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? मैंने ज़रा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए। ज़रा भी शर्म नहीं आई? इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो झाड़ में पैसे उगने लगते का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों को। तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हैं हम और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दिए। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है, और इसीलिए ही मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए, और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसी औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन में की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वो ज़माना बीत गया जब बच्चे जातियाँ करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते रहते, दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वो बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। भावेश गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब तो मरता क्या ना करता, उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया। और उन लोगों के जाते ही दूसरे ही दिन किराएदार आ गए, और भावेश ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वो भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। भावेश और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी। कहानी समाप्त होती है दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कहानी वाली एकता को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।